हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय वीडियो और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार्टून्स के बारे में जो बंद हो गए और जानेंगे उनके पीछे की वजह कि वो क्यों बंद हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोबोट को और संग है मियो को, इसने ही हर बारी धूम है मचाई। कितरत्सू। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के बचपन वाले दिन याद करें तो एक नाम जरूर दिमाग में आता है, कितरेत्सु। ये एक ऐसा कार्टून था जो डोरेमोन जैसा लगता था, पर उसका अपना एक यूनिक चार्म था। कितरेत्सु एक जीनियस साइंटिस्ट था जो अपने दोस्तों के साथ नए नए इन्वेंशंस करता था और नए नए एडवेंचर्स पर निकलता था। कितरेत्सु का कार्टून बनाया था फुजिको एफ फुजियो, जो डोरेमोन के भी क्रिएटर है, लेकिन इसका ज्यादा लंबा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। टोटल मिला के ये शो 331 एपिसोड्स तक चला, जो कि एक काफी अच्छी रन मानी जा सकती है। और दूसरा रीजन है पॉपुलैरिटी। देखा जाए तो कितरेत्सु एक हिट शो था, लेकिन उसका क्रेज कभी भी डोरेमोन या शिनचैन जैसा नहीं बना। लोगों को यह पसंद तो था, पर कल्ट क्लासिक या आइकॉनिक स्टेटस अचीव नहीं कर पाया। जापान में भी इसके फैंडम लिमिटेड ही रहा और इंडिया में भी ये शो चलाया तो गया, पर इसका इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं था जितना बाकी हिट एनिमे शोज का था। काट के हंगामा जैसे चैनल्स पर इसको चलाया गया, पर टीआरपी की रेस में ये पीछे छूट गया। कितरेत्सु बंद होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि इसकी ओरिजिनल कंटेंट लिमिटेड थे और क्रिएटर्स ने नए स्टोरी लिखने की कोशिश नहीं की। इसकी पॉपुलैरिटी लेवल भी डोरेमोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, जिस वजह से ये शो एक टाइम के बाद फेड हो गया। एक बड़ी भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुडलक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। एक ऐसा सुपर हीरो जो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान था, पर जैसे ये लकी चार्म मिलता है वो दुनिया का सबसे लकी हीरो बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक था कि लोग इसके फैन हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लकी मैन की। कहानी एक लड़के योइची की है जो एक लूजर था, जिसमें ना कोई टैलेंट था और ना ही कोई लक। पर एक दिन जब एक एलियन उसको लकी कार्ड देता है तो वो लकी मैन बन जाता है। एक ऐसा सुपर हीरो जिसमें अनलिमिटेड लक होती है, मतलब गोली भी चले तो उसको मिस कर जाए, बॉम्ब भी फटेगा तो उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। शो में ओनू नहीं जानते, वो तो लकी मैन हैगा। हाँ वो तो है। वो तो लकी मैन है। ये बहुत ही किस्मत वाला है। कॉमेडी और एक्शन का जबरदस्त मिक्स था, जिसमें हर एपिसोड में लकी मैन नए नए विलन्स को अपने लक से हरा देता। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि लकी मैन का कॉन्सेप्ट एक लिमिटेड थीम पर बेस्ड था। मतलब हर एपिसोड में वही रिपीटेटिव पैटर्न होता, एक विलन आता, लकी मैन बिना किसी एफर्ट के जीत जाता। ये एक एंटरटेनिंग गिमिक था, पर लॉन्ग टर्म में ये ऑडियंस इसे बोर होने लगे। एक और रीजन जो लकी मैन के डिसकंटिन्यूएशन का हो सकता है वो है इसकी डिक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। कि जब एक शो एक ही टाइप के जोक्स और स्टोरी लाइन बार बार रिपीट करता है तो ऑडियंस को नए थ्रिल की जरूरत होती है। लकी मैन की कहानी भी एक ही लूप में चली जा रही थी, जो लोगों को धीरे धीरे रिपीटिव लगने लगी। और अगर हम इसको बाकी एनिमे शो से कंपेयर करें तो उस टाइम पर ड्रैगन बॉल जी, स्लैम डंक और सेलर मून जैसे हैवी हिटर्स चल रहे थे। ये सब एनिमे लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन डेवलप कर रहे थे या फिर एक्शन या एडवेंचर का एक बड़ा वर्ल्ड बिल्ड कर रहे थे, पर लकी मैन का वर्ल्ड लिमिटेड था, इसलिए वो ऑडियंस को उतना एंगेज नहीं कर पाया। पत्थर लौटा दो। नहीं, पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। आपने ये सीन तो देखा ही होगा। बचपन में ये सीन आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी था, या फिर कहो आज भी। कार्टून नेटवर्क का ये शो जो बचपन में सबको डरा देता था, करेज द कावर्डली डॉग। ये शो एक अनोखा कॉम्बिनेशन था हॉरर, कॉमेडी और इमोशनल स्टोरी लाइन का। जब करेज द कावर्डली डॉग स्टार्ट हुआ, तभी से ही इस शो ने एक अलग ही ऑडियंस बना ली। कहानी एक छोटी सी जगह नोवेयर में एक पिंक डॉग करेज के आसपास घूमती थी, जो अपनी एल्डरली मालिक म्यूरियल और उसके हस्बैंड यूस्टेच के साथ रहता था। पर नोवेयर एक नॉर्मल जगह नहीं थी। यहाँ हमेशा अजीब और डरावने क्रिएचर्स आते रहते थे, जो म्यूरियल और उसके घर के लिए डेंजर बन सकते थे। लेकिन करेज एक बुजदिल कुत्ता होने के बावजूद हर बार
हिम्मत जोड़ता और अपनी फैमिली को बचा लेता। यह शो सिर्फ एक हॉरर कार्टून नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट भी देता था। करेज का साइलेंट लव फॉर म्यूरियल, यूस्टेज का रूड और ग्रीडी नेचर, और हर एपिसोड में आता नया हॉरर एलिमेंट, यह सब इस शो को यूनिक बनाता थे। करेज द कावर्डली डॉग एक इंस्टेंट हिट था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोगों को इसके फैंस बन गए थे। शो के एनिमेशन स्टाइल, उसमें जो क्रीपी विलन्स दिखाए गए और करेज की वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें इसे अलग बनाती थी। कार्टून नेटवर्क के लिए एक कल्ट क्लासिक बन गया था और 4 सीजन्स तक चला। 2002 तक शो ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि यह शो बंद भी हो सकता है, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया और शो अचानक से बंद हो गया। अब ये समझना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इतना पॉपुलर और सक्सेसफुल शो होने के बाद भी क्यों बंद हुआ। इसके पीछे मल्टीपल रीजन दिए जा सकते हैं। बजट इशू एक बड़ा रीजन जो बताया जाता है, वो है एनिमेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट। करेज द कावर्डी डॉग का एनिमेशन थोड़ा अलग और कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें 2D और 3D एनिमेशन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता था। इसके वजह से बजट काफी हाई होता। कार्टून नेटवर्क के लिए एक टाइम के बाद ये फाइनेंशियली चैलेंजिंग हो गया। डार्क और हॉरर थीम्स, इस शो का हॉरर एलिमेंट एक यूनिक फीचर था, पर कुछ पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन को ये पसंद नहीं आया। कई बार कंप्लेंट्स आई थी कि शो ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है छोटी उम्र के बच्चों के लिए। कुछ एपिसोड्स में जो क्रीपी मॉन्स्टर्स या घोस्ट दिखाए गए हैं, वो सच में काफी डरावने थे। रिटर्न द स्लैब वाला सीन या फिर किंग रैमसेस का सीक्वेंस, यह सब आज भी लोगों को नाइटमेयर्स देते हैं। बहुत हो गई हॉरर की बातें, अब चलते हैं एक लाइट हार्टेड कार्टून की तरफ। अगर आप एक एनिमेशन फैन हो या बचपन में स्टॉप मोशन एनिमेशन का मजा लिया हो, तो आपने शॉन द शीप नाम जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा शो था जो बिना किसी डायलॉग के सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी और कॉमेडी से ऑडियंस का दिल जीत लेता था। शॉन द शीप की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1995 में, जब ये कैरेक्टर वेलेस और ग्रॉमिट के शॉर्ट फिल्म अ क्लोज शेव में पहली बार दिखाया गया था। वहां पे शॉन एक साइड कैरेक्टर था, पर उसकी क्यूटनेस और स्मार्टनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। इस वजह से आर्टमैन एनिमेशन ने इसे अपना ही एक अलग शो दे दिया। 2007 में शॉन द शिप का अपना इंडिपेंडेंट शो लॉन्च हुआ, जो तुरंत ही सुपर हिट हो गया। यह शो एक फार्म की कहानी बताती है, जिसमें शॉन और उसके दोस्तों के मजेदार एडवेंचर दिखाए जाते हैं। सबसे यूनिक चीज ये थी कि इस शो में कोई डायलॉग नहीं होते थे, बस एक्सप्रेशंस और साउंड इफेक्ट के थ्रू ही स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता था। ये एक रिस्क्यू मूव था, पर यह शो इस वजह से और भी यूनिक बन गया। शाउन द शिप सिर्फ छोटी उम्र के बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े लोग भी इसको एंजॉय करते थे। इसके एनिमेशन स्टाइल और फिजिकल कॉमेडी ने इसे एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। यह शो इतना सक्सेसफुल रहा कि इस पर मल्टीपल सीजन्स, स्पिन-ऑफ्स और मूवीज भी बनी। 2015 और 19 में शॉन द शिप द मूवी और फार्मागेडोन रिलीज हुई थी, जो काफी पसंद की गई थी। एक शो जब बंद होता है तो यूजुअली उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। शाउन द शिप के केस में भी ऐसा ही हुआ। शाउन द शिप एक स्टॉप मोशन एनिमेशन शो था, जो नॉर्मल 2D या CGI एनिमेशन से ज्यादा मेहनत और पैसा मांगता है। हर एक फ्रेम को मैन्युअली सेट करना पड़ता था और यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। जितना शो बड़ा होता गया, उतना ही उसको बनाने का खर्चा भी बढ़ता गया। क्योंकि इस शो में डायलॉग्स नहीं होते थे, इस वजह से स्टोरी बनाने में लिमिटेशंस। एक टाइम आने के बाद शो मेकर्स के पास नए और इनोवेटिव आइडियाज लाने की चैलेंज बढ़ गई। ऑडियंस भी धीरे धीरे रिपीटेटिव स्टोरी लाइन से बोर होने लगी। शाउन द शिप एक ऐसा शो है जो बिना किसी शब्द के भी अपनी कहानी कहने में माहिर था। भले ही ये शो डिसकंटिन्यू हो गया, पर इसका चार्म और नॉस्टैल्जिया हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। तो वीडियो यही तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा कार्टून ज्यादा अच्छा लगता था।